आई। देखिए के होता है ई नॉट बाई ई। के ई नॉट बाई ई है। ई होता है ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड होता है कंडक्टर के लिए। ई नॉट और ई इंड्यूस क्या होता है बराबर कंडक्टर के लिए, डाइलेक्ट्रिक के लिए बराबर नहीं होता। वेरी गुड यार शुभ। ऑन द स्पॉट मतलब पहले नहीं हाँ बोला फिर हाँ बोला, लेकिन आंसर तो लेके गए हो आप। अगर ये हो गया बराबर तो ई नॉट माइनस ई नॉट इट बिकम जीरो, तो के क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। के इनफाइनाइट हो जाएगा तो कैपेसिटेंस के अंदर क्या चेंज आएगा, के इनफाइनाइट हो गया तो डी माइनस टी, टी बाई इनफाइनाइट, एनीथिंग बाई इनफाइनाइट, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है जब आप किसी पैरेलल प्लेट के अंदर किसी मेटल को इंसर्ट करेंगे, किसको इंसर्ट करेंगे, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू ये हो जाएगी। लिख लो नोट्स पे सारे लोग। रेबेका बैठ जाओ, मारिया बैठ अभी। ये पढ़ाया था मैंने, अच्छा स्कूल में। अच्छा लिख लो फिर, तो तू आंसर दे देता फिर आपसे। हम्म। क्वेश्चन रिपीट करूं, ये क्या है? क्वेश्चन है वैसे आपका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल का क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बेटू डिफाइन करते हैं के से, वो होता है इन्फिनिट। तो हमने रीजन दिया कि वो इन्फिनिटी क्यों होता है, मेटल मतलब कंडक्टर्स, तो दिस इज द रीजन, फॉर्मूले उससे हमने एक और चीज डिराइव करी कि मेटल के अंदर कैपेसिटेंस पे कितना चेंज। जब आप किसी मेटल को इंसर्ट करोगे पैरेलल प्लेट के अंदर, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो तो ये होता है फॉर्मूला, लेकिन मेटल इंसर्ट करोगे तो फॉर्मूला रिड्यूस होगा ये कैपेसिटेंस। वो तो कैप, हाँ फॉर्मूला तो ये वाले फॉर्मूले वो डिपेंड कर। देखो क्वेश्चन तो अलग तरीके से आएंगे, एक क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल आएगा, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ कंडक्टर या व्हेन अ मेटल इज इंसर्टेड। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको जब आंसर देना है व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज व्हेन अ मेटल इज इंसर्टेड। तो ये क्वेश्चन तो अपने आप में ये है, इसका आंसर ये है। और ये क्वेश्चन सिंपल है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल इंफिनिट क्यों होता है, व्हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज इनफाइनाइट। लिख लीजिए। ला क्वेश्चन दे अपना, क्वेश्चन दे। क्वेश्चन नंबर 70 लिखा। दक्षिता बैठ जाओ, श्री बैठ जाओ, वैष्णवी, दक्षिता वैष्णवी सब बच्चे हैं मेरे। आई हैव लॉट्स ऑफ किड्स। हाँ सच्ची। अब एक क्वेश्चन इस बच्चे का है, ये भी कर लेते। आंसर तो देता नहीं लेकिन कर लेते। हम अपना काम करेंगे, आप मत करो। अच्छा, गलती नहीं मानते हो आप, एक प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं, हम मान लेते। एक बढ़ो आगे, प्रथम बैठ जा यार, पीछे नहीं देखते। ठीक है, तो ये बातों बातों में एक क्वेश्चन आ गया जिसको हमने डिस्कस नहीं किया था। आज हम चैप्टर का डिस्कशन पूरा करें, अगली क्लास में थर्ड चैप्टर को शुरू करें। ठीक है, लेकिन आज डिस्कशन पूरा करेंगे सब कुछ। एक दिन आपका इंडक्शन वाला न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। एज सच कोई बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स उसमें नहीं, छोटे मोटे। एक क्वेश्चन है इस बच्चे का
हमको एक फिगर इस तरीके से दी गई है, यहां पे कुछ ओ पॉइंट मेंशन किया है, यहां पे ए, बी और सी, और यहां पे ए डैश, बी डैश और सी डैश। दूरी सेम ही है, एल है, ये ओरिजिन में रखा हुआ है चार्ज, एल दूरी है, सारी दूरी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, और ये भी एल। ठीक है, ठीक है। और कुछ ये ग्राफ देने के साथ साथ पॉइंट्स को डिफाइन किया है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कहने का मतलब। ये पॉइंट ए बी सी है, ए डैश, बी डैश, सी डैश है, और इन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया है। आंसर वही देगा जिससे पूछा जाएगा। इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहां पे E/8 कह रहा है, यहां पे E/27 कह रहा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E/2 कह रहा है, यहां पे E/16 कह रहा है, और यहां पे E/54 कह रहा है। ठीक है, अब ये आपका पॉइंट है ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, ये वाली बात। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है ये सब डाटा हमने दे दिया, सब कुछ दे दिया, ये सब दिया, कह रहा है आइडेंटिफाई द चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ये डाटा किसका है? जितना भी आज तक आपने फिजिक्स में चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ा, आइडेंटिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड जस्टिफाई योर आंसर। एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं। एक क्वेश्चन तेरा भी अभी तक तपस्या वो रह रहा है, इन्फिनिट वाला, मुझे याद है, याद रखियो, तू भूल जाएगी, लेकिन उसको मैं कराऊंगा, सोचा हुआ है किसी दिन मूड में करा दूंगा। एक क्वेश्चन इनका हो गया, हंसिका वाला, अनन्या वाला, वो वाला कराना है, तो ये दो क्वेश्चन अच्छे मिले है। हाँ, वो वही हंसिका इसका है, तपस्या का। तपस्या का क्वेश्चन वही है, इन्होंने कुछ दिन पहले डाउट पूछा। इसके बाद ये कुछ कह रहा है, द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैज वैल्यू v at point A. What is the value of potential at point A dash? What is the value of potential at point A dash? इतने बड़े क्वेश्चन के अंदर दो सवाल बस पूछे हैं, ज्यादा सवाल जवाब है नहीं। जितने लोग खड़े हैं उन लोग के पास पहला ऑप्शन है, आपको कुछ डाटा दिया है, आपको कोई बात इसमें समझ में आ रही हो तो बताओ, जस्टिफाई करना पड़ेगा अपनी बात को कि पहले पार्ट का आंसर अगर आपके पास हो। जितने लोग खड़े, हम्म, बाकी लोग भी पढ़ते रहना। ठीक है, है सवाल का जवाब किसी के पास? किसमें? कौन सा एक्सेल लाइन, एक्सेल पॉइंट? एक्सेल पॉइंट कौन कौन से इसमें? जो भी बता रहे हो उसे बात को जस्टिफाई कर दो, तभी तो मजा आएगा। वो तो एक्सेल एबीडी एबीसी बताओ, ए डैश बी डैश सी डैश, जो मन है, लेकिन फटाफट जस्टिफाई भी कर दो। सर मैं ये सोच रहा हूं, कुछ तो सोच के आंसर दे रहे हो ना बेटू। हाँ बोल हंसी। एक क्लैपिंग हो जाए पहले हंसिका के लिए। गुड जॉब। इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान से अगर देखा जाए तो यहां पे ई है, और ए डैश पॉइंट पे E/2 हो गई, आधी हो गई।
यहां पे बी पॉइंट पे E/8 है और यहां पे E/16 हो गई। यहां पे सी पॉइंट पे E/27 है और यहां पे E/54 हो गई। और हंसिका ने बहुत ही सही पकड़ा है भाई। ये जो रेशियो है ये दिखा रहा है कि पॉइंट ओ पे यहां पे जो रखा है आपका, वो आपका डाइपोल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? तो वो कह रहा था आइडेंटिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डाइपोल। और जस्टिफिकेशन यही होगी कि सारे पॉइंट पे जो एक्सियल लाइन है उस पे पॉइंट जो आप एबीसी पे देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए वो डबल है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डैश। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी वो डबल है इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी डैश। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी वो डबल है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी डैश। दैट इज द आंसर। ये बात पता लग गई। If the potential due to charge distribution has a value V at point A, अगर पॉइंट ए पे पोटेंशियल, अब पोटेंशियल ये डाइपोल है, पॉइंट ए पे अगर पोटेंशियल V है, पॉइंट ए पे अगर पोटेंशियल V है तो ए डैश पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी होगी? अरे जो लोग हैं उनके पास ऑप्शन है, V है 2V। 2V लिखिए नाम। कोई बात नहीं करेगा ना, लिखेगा। किसी के पास और कोई जवाब? हाथ खड़े कर लो सारे। अगर पोटेंशियल यहां पे ए है तो ये पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा ए डैश में, इस रेशियो में? सोचो सोचो, ब्लैंक नहीं बैठना। हाथ खड़ा करा कर यार। नहीं। और कोई खड़ा कर रहा है हाथ? इतना टाइम नहीं लेना था, इतने में तो आंसर आ जाता। E/2L कुछ कह रहे हो? dV/dr लगा रहे हो क्या? नहीं है? चलो, किसी के पास आंसर नहीं है अभी। देखो कितनी कमाल की बात है। और आपको अफसोस थोड़ा इस बात का होना चाहिए, अच्छा हुआ आज क्वेश्चन नहीं आ गया सलमान में, नहीं तो आप नहीं कर पाते। क्योंकि ये आपकी लाइन एक्सियल है। अब मेरे पीछे कोई मत बोल जाना। ये एक्सियल लाइन है और ये इक्वेटोरियल लाइन है और ये डाइपोल है। तो डाइपोल के केस में इक्वेटोरियल लाइन में पोटेंशियल जीरो होता है। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन इज जीरो। आपने बोला डबल कर दो, कुछ कर दो, किस तरीके से बोल रहे हो? ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल में रिलेशन होता है, लेकिन वी एक्सियल और वी इक्वेटोरियल में कोई रिलेशन ही नहीं है। वी एक्सियल होता है KP/r² शॉर्ट के लिए, और वी इक्वेटोरियल होता है जीरो। तो दैट इज योर सेकेंड पार्ट। इज दैट क्लियर? बस इतना ही पूछा, लिख लीजिए फटाफट। सारे लोग बैठ जाइए। इतना क्लोज गया तो क्वेश्चन के इक्वेटोरियल भी बता देता, क्योंकि तूने एक्सियल इक्वेटोरियल तो फिगर आउट कर ही ली। बहुत क्लोज थे आप क्वेश्चन। हो गया सर? लो, अब पढ़ाई भी कर लो थोड़ी। अब ये होते स्पॉन्टेनियस की क्वेश्चन। क्वेश्चन ये इसी की बात करो, दैट इज स्पॉन्टेनियस की आप अपने दिमाग को कितना जल्दी चलाओगे उस पॉइंट। ये भी बोर्ड्स में आया हुआ ही क्वेश्चन है। इट इज स्पॉन्टेनियस की बोर्ड इतना चालाक है कि वो हर साल क्वेश्चन कुछ नया फ्रेम करता है। जब मैं आपके लिए राउंड्स डेवलप करता हूं, जब मैं आपको कहता हूं 1 मिनट 2 मिनट, सेम वहां सोचना होता है। अब तो दोनों चैप्टर पढ़ लिए, बोर्ड में क्वेश्चन आया है, सामने है, कौन सोच पाया? बात खत्म। दैट इज बोर्ड्स एंड दैट इज एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अच्छा, फिजिक्स का जो स्टैंडर्ड है ना, फिजिक्स जो है आपकी बोर्ड्स की, मेंस की, नीट की, ये सारी लगभग सेम ही है। ये सच भी आपको बता देता हूं, बहुत वास्ट डिफरेंस नहीं है। यही क्वेश्चन थोड़ा सा एज करके मेंस पे आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके नीट पे तो यही आ जाएगा। आप लोग को सीरियस सुनना है या सीरियस समझना है तो पॉइंट को ट्रिगर होना होगा। क्वेश्चन आया, ट्रिगर होना है, वहां कट कट सोचना पड़ेगा।
और वो कुछ प्रैक्टिस से आता है, कुछ ये होता है कि आप सोच रहे हो, आपको अब आपके पास फॉर्मूले सारे होने चाहिए दिमाग में विद कंसेप्ट। आप सोच रहे हो ना, क्वेश्चन आया यार, हाँ अच्छा ये पढ़ा था, अच्छा ये पढ़ा। और जब फर्स्ट टाइम ये बोर्ड्स में आया होगा तो बच्चों के लिए बहुत एक्साइटिंग होगा ये कोई, मतलब बच्चों के लिए चैलेंज की उन्होंने भी सोचा होगा फर्स्ट टाइम जब बोर्ड में आया था क्वेश्चन। आज नहीं आया, काफी साल हो गए, 5-7 साल पुराना क्वेश्चन कि फ्रेम करके दिया, और पहली बार आया था ये क्वेश्चन, उससे पहले किसी बुक में नहीं था क्वेश्चन। ऐसा करा, फ्रेम करके डाल दिया बोर्ड से। हमने भी देखा यार, क्वेश्चन तो कुछ नया है उस साल, मतलब जिस साल आया। दैट इज बोर्ड्स, दैट इज मेंस एग्जाम, जो भी आप एम कर रहे हो, दैट इज योर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। फिजिक्स के एग्जाम में बहुत ड्रास्टिक बदलाव नहीं है यार, बहुत बहुत बदलाव नहीं। स्पॉन्टेनियस सोचने वाला बंदा चाहिए, जो सोच रहा है सोच रहा है सोच रहा है। पढ़ा तो सबने था ना, आंसर किसी का भी नहीं है सेकेंड पार्ट का। फर्स्ट पार्ट पे तो ये उन्होंने कुछ तो बोला कि एक्सेल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन है, तो ये डाइपोल है। चल, नोट्स को लीजिए, आगे बढ़े। हम्म, बढ़ते हैं आगे। और मेन थिंग इज, याद रखना, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन सारे एक जगह होने चाहिए जितने भी यहां पे कराए जा रहे हैं, उन्हीं को पीए से पहले रिवाइज करके जाना, उन्हीं को बोर्ड से पहले रिवाइज करके जाना है, चालाकी दिखाना। एक बच्ची थी लास्ट ईयर, आरिफा, 2-3 बच्चे और थे, उनकी एक अच्छी बात ये थी कि वो नोट मेकिंग बहुत अच्छी करते। वो क्वेश्चन को बिल्कुल सही से लिखते थे, कॉपी मेंटेन करते थे। हर बार का यकीन मान लो, हर बार जब भी थ्रू आउट द ईयर एग्जाम होते थे, तो मैं उनके आते थे 70 में से 50 to 60 के बीच में, एवरेज मार्क्स थे उनके। तो मैं उनसे पूछता था, मैं देखता था कॉपी क्या करे, फिर मैं उनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछता था, ये आपको रीसेंट बता कि यार तुम कितना पढ़ रहे हो, मैं बाहर से पढ़ रहे हो, कह रहे यकीन मान लो सर कॉपी के अलावा कुछ नहीं पढ़ रहे। लेकिन उनका क्या होता था, उस कॉपी को अच्छे से पढ़ रहे थे वो, तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता था तो वो लगाते थे। हालांकि पढ़ना और भी चाहिए, लेकिन उन्होंने, उनको ना उतना भी वो ढंग से लिख रहे थे, अब उसे लिख के वो समझ रहे थे, वो प्रॉपर प्लानिंग हो रही थी, लिखने में जोर था कि अच्छे से लिखेंगे, उसी को रिवाइज कर रहे थे। तो फिर उन्होंने एंड में बस यही था कि मैं कहता तो कह रहा नहीं सर, वो क्वेश्चंस को दोबारा करके ना दिमाग वहां पे लग लग जाता है, मतलब यही उनका आंसर था। मैंने कहा यार फिर क्वेश्चन कम नहीं हो रहे तुम्हारे लिए, तुम्हें ज्यादा करने चाहिए भाई, 15, 20, 25, 40 क्वेश्चन से नहीं होगा ज्यादा। तो वो कहते हैं नहीं सर, उतने में उतना ही हो पाता है, पहली बात तो उससे ज्यादा टाइम मिल नहीं रहा है, सबसे बड़ा सच। लेकिन उसके बाद वो मैं कह रहे उसे करने के बाद, क्योंकि आप वेराइटीज को कवर ऑलमोस्ट करते हो, तो होता क्या है जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां हमारा दिमाग थोड़ा थोड़ा चल भी रहा था। ये मैं एग्जैक्ट लाइन बना रहा हूं उन बच्चों को। इससे क्या सीखे, क्वेश्चन बैंक प्रॉपर रखना, वो जो आपको असाइनमेंट मिल रहा है उसके सॉल्यूशन, उसके क्वेश्चन, उसका फाइल प्रॉपर बनना चाहिए। क्योंकि पीए 1 हो, मिड टर्म हो, उसको मस्ट करना है, कुछ हो ना हो वो कर लो, फिर उसके बाद तो सब कुछ कर लो जितना हो पाए। पॉइंट को समझ लो सारे लोग, उतना मिनिमम करना है, उसके बाद जितना तुम करो, जितनी तुम्हारी लिमिट। सबकी लिमिट अलग है, कोई 50 क्वेश्चन कर सकता है, कोई 5 करेगा। तो आपको पढ़ना प्लानिंग से, बस ये पॉइंट आज बिल्कुल गार्ड मान लीजिए, उन क्वेश्चंस का असाइनमेंट प्रॉपर रखना। मैं तो करा ही रहा हूं सारे, तुम रख रहे नहीं रख रहे हो पता नहीं। आइए, नोट्स को लिए फटाफट, अब जो छोटी मोटी बातें कंप्लीट करें चैप्टर की। 2 स्कूल के पेपर हो गए, एक तो हो गया हमारा गिल साहब का पेपर हो गया, एक सलमान का। अब अगला नंबर देखते हैं किसका। पेपर दिखा तो नहीं दिया? अच्छा, अभी चेक नहीं होंगे? अच्छा, कहाँ गए? फिजिक्स के पेपर तो चेक हो गए यार, पेपर तो चेक हो गए अब सारे। अच्छा अच्छा, ये भी अच्छा है यार। अब छोटी मोटी बात में, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर आपको पढ़ा दिया था, मतलब इसको मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था। हाफ
CV स्क्वायर, तीन फॉर्मूले है इसके, हाफ CV स्क्वायर हाफ QB क्यू स्क्वायर बाई 2। इसके साथ एक फॉर्मूला और बनता है एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी हम बचपन से पढ़ते हैं मास बाय वॉल्यूम। क्या पढ़ते हैं? मास बाय वॉल्यूम। तो यहां पे एनर्जी डेंसिटी बनेगी विच इज एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। अब इन्होंने कैसे किया है देख लीजिए। इन्होंने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है कैपेसिटर का हाफ CV स्क्वायर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लौता कैपेसिटर पढ़ा है, एक ही पढ़ा है अपने, कुछ खास पढ़ा भी नहीं अगर सच बताऊं। कैपेसिटर और भी होते हैं लेकिन हमने पैरेलल, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल। कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। वी का फॉर्मूला क्या होता है? ईडी। क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2 और 3, सी और वी की वैल्यू यहां पुट कर दी। आपने पुट करी, सी की जगह सी की, वी की जगह वी की। ध्यान से पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, ये वी इज ईडी। तो यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी बन जाएगा। अब कैपेसिटर का वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। अब आप देखिए कि ये प्लेट है, ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है। वॉल्यूम क्या होता है? अगर इस रूम का वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है क्या है? एरिया। अगर मुझे इस रूम का वॉल्यूम निकालना है तो मैंने, अगर ये शेप्स सिमेट्रिकल हो तो एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट कर दो। एरिया ऑफ द बेस मतलब फ्लोर इंटू हाइट करूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर निकालना है तो प्लेट का एरिया, किसका एरिया? एरिया ऑफ द प्लेट। एरिया ऑफ द प्लेट को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? तो वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर आ जाएगा। ये प्लेट है, ये इनके बीच की दूरी, वॉल्यूम मतलब इनका वॉल्यूम। ये मतलब अज्यूम कर लो वो प्लेट क्लोज हो गई तो उनके उनका वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब जितना वो ऑक्यूपाई स्पेस करता। तो वॉल्यूम इज एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया इंटू डिस्टेंस। अब मुझे ये एनर्जी, ये मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस एनर्जी को, क्योंकि मुझे वॉल्यूम निकालना है, एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, तो एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी बाय वॉल्यूम। अब एनर्जी क्या है? ये रहा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी। ये कैसे आया? सी और वी पे वैल्यू पुट करी, सी एप्सिलॉन नॉट बाई डी, वी ईडी। वॉल्यूम की वैल्यू डाली, एरिया इनटू डिस्टेंस। इससे ये कैंसिल, तो आंसर आया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज एनर्जी डेंसिटी। क्या हुआ? तो एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी बाय वॉल्यूम। एक बार इसको नोट्स में नीचे देख लीजिए, उसको रीड कर लीजिए। तो एक और फॉर्मूला आपकी टेली में ऐड हुआ, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी बाय वॉल्यूम। ये अगली क्लास में एक पहला होमवर्क है, पूरी क्लास को चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की फॉर्मूला शीट बना के आनी। क्या बना के आनी? आप अपनी शीट खुद बनाएंगे। तो उसमें चैप्टर 1 से चैप्टर 2 के जितने भी फॉर्मूले, वो शीट बना लो या बुकलेट बना लो। आप, आपको एक पतली कॉपी बनानी है, जैसा बनाना, लेकिन आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दें। सेल्फ प्रिपरेशन, बहुत बुक्स अवेलेबल है, लेकिन आपको अपनी बुक बनानी है। याद कर करके बनाएंगे तो शायद वो इमोशनल कनेक्ट होंगे उस कॉपी से कि यार इस कॉपी में सब लिखा हुआ है। तो अगली क्लास में सबसे पहला काम होगा सबकी कॉपी देखना मेरा। तो याद रखना, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क मत भूलना, जो कि हम कब मिलेंगे? सैटरडे 7। तो एनर्जी डेंसिटी आ गया, एनर्जी बाय वॉल्यूम, ये छोटा सा टॉपिक छूटा था, विच इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी। आ जाइए आगे। अब इसमें दो चीजें होती हैं आगे वाले टॉपिक्स के अंदर जो छूटी हुई है। एक ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमारे रह रहे। आई, अब आपने क्या करा? कैपेसिटर है,
कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, क्या इंसर्ट किया? फुल्ली फिल्ड, टी डी के बराबर है, और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया फ्रॉम द कैपेसिटर। ठीक है, पहले क्या था, कैपेसिटर जो था खाली था, उसमें हवा थी बीच में, और उसे बैटरी से कनेक्ट किया हुआ था, क्या किया था, और वो चार्ज हो गया, क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब अपन ने क्या किया, बैटरी हटा दी और डाइलेक्ट्रिक डाल दी। अब हमें देखना है हमारे किन किन फैक्टर्स पे चेंजेस आएंगे। डाइलेक्ट्रिक डालने का मतलब 100% श्योर है कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा, कैपेसिटेंस तो, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक का काम ही कैपेसिटेंस को बढ़ाना है, जो आपने एकदम कंक्लूडिंग लाइन बोली थी। डाइलेक्ट्रिक के टाइम्स कैपेसिटेंस कब बढ़ाता है, जब थिकनेस और डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, सेम, तब डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ा देता। ठीक है जी, ये तो बढ़ेगा। अब मेन चीज जो बात करनी है वो करनी है चार्ज पे और वी पे, क्योंकि बैटरी तो हट चुकी है, चार्ज कंजर्व्ड रहेगा, चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व, तो क्यू क्यू नॉट के बराबर रहेगा। मतलब जितना चार्ज सिस्टम में यहां था उतना ही चार्ज सिस्टम में यहां होगा, बैटरी हटाने पे चार्ज पे फर्क नहीं पड़ेगा, ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन कुछ फर्क नहीं पड़ा। फर्क जो पड़ेगा वो बैटरी हट गई तो पोटेंशियल डिफरेंस पे, किस पे, क्योंकि बैटरी हट गई जो चार्ज कर रही थी, बैटरी बेसिकली कैपेसिटर के पोटेंशियल को मेंटेन कर रही थी, कैपेसिटर के पोटेंशियल को, जैसे ही आपने बैटरी हटाया पोटेंशियल चेंज हुआ, उसका रीजन यहां पे देगा वो। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि इन्होंने इनिशियल नाम क्यू, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, ठीक है, क्यू नॉट इज इक्वल टू सी नॉट और वी नॉट, ये है विदाउट, विद बैटरी, जब आपने बैटरी लगाई। अब न्यू क्यू, क्यू इज इक्वल टू सी वी विदाउट बैटरी, जब आपने विदाउट बैटरी लगाई तो डाइलेक्ट्रिक डाला, और जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाला तो कैपेसिटेंस कितने टाइम्स बढ़ा, के टाइम्स, कितने टाइम्स बढ़ा, के सी नॉट। और बैटरी हटाने में भी चार्ज चेंज नहीं हुआ, क्यू क्यू नॉट के बराबर है, क्यू किसके बराबर है, चार्ज कंजर्व करेगा। ये मैं सेकेंड पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा हूं, चार्ज विल कंजर्व। ठीक है, अब यहां पे मुझे v के बारे में बात करनी है, v हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन के सी नॉट, v क्या हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन, दिख रहा है। अब q अपॉन के सी नॉट जो है मेरा, वो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां से देखिए, क्यू नॉट बाई सी नॉट क्या है, वी नॉट, क्या है, वी नॉट, तो v हो जाएगा वी नॉट बाई के, v क्या हो जाएगा, यानी कि जैसी आपने बैटरी हटाई पोटेंशियल गिर गया, क्योंकि बैटरी पोटेंशियल को मेंटेन कर रहा था, कितना पोटेंशियल गिरा, के नॉट टाइम्स डिवाइड हो गया, कम हो गया। तो ये केस है, ये दो केसेस पढ़ने आज हमें, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करा बैटरी कनेक्ट रही, और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करा और बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, लेकिन इनिशियल सिचुएशन समझनी, इनिशियल है बिना डाइलेक्ट्रिक के, बिना डाइलेक्ट्रिक के जो चार्ज है वो क्यू नॉट है, जो कैपेसिटेंस है वो सी नॉट है, और जो पोटेंशियल है वो वी नॉट है, और जो एनर्जी है वो ई नॉट है, मान लीजिए यू नॉट। ये बिना पोटेंशियल, ये बिना आपका डाइलेक्ट्रिक है। तो आपने क्या देखा कि चार्ज तो कुछ चेंज ही नहीं होगा सर, क्योंकि चार्ज कंजर्व करेगा, बैटरी डिस्कनेक्ट भी हो गई चार्ज। सर कैपेसिटेंस तो सर के टाइम्स बढ़ेगी, बैट आपने डाइलेक्ट्रिक डाला, डाइलेक्ट्रिक का काम ही कैपेसिटी को बढ़ाना है, कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाएगी, बढ़ गई सर। सर पोटेंशियल के टाइम्स कम हो जाएगा, के टाइम्स क्या हो जाएगा, इन्होंने भी कोई रीजन दिया हुआ है, मैंने भी रीजन दिया है, जिनका रीजन समझ में आए ये भी इनका रीजन समझ लो, क्यू बाई सी, क्यू क्यू नॉट ही है, सी कितने टाइम्स बढ़ा, के सी नॉट, और क्यू नॉट बाई सी नॉट क्या होगा, वी नॉट बाई के। अब इनका समझ में आए, मेरे सब सेम ही है, मेरे उनको नहीं देखा, पहले अपना कर दिए। ये तीन पॉइंट्स को देख लीजिए, फिर बाकी दो पॉइंट्स पे भी आ रहे हैं, पहले ये तीन पॉइंट्स पे किसी को कुछ लिखना है, लिख लीजिए। किसी को कुछ लिखना है, लिख लीजिए।
वी क्यू बाई सी, मेन फॉर्मूला। कैपेसिटेंस तो के टाइम्स बढ़ता ही बढ़ता है, इस पे कोई रीजन नहीं है। अगर आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ता है, वो आपको कैपेसिटेंस वाली डेरिवेशन में डिराइव किया, देखो जरा। जब भी आप डालोगे, जहां पे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, पीछे चलो चलो चलो, बस रुक जा। ये ये जो बॉक्स बना है बक्सा, हाँ वहां पे देख केसी नॉट लिखा है तू। लेकिन ये के टाइम्स कब बढ़ता है? जब तू डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेगा फुल्ली। क्या करेगा? मतलब टी किसके बराबर होगा? डी के। अदरवाइज कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। उसके बाद तीसरा तो तुझे कह रहा है, तू समझ आएगा। तीनों पॉइंट क्लियर है? किसी को जो भी चीजें ऐड करनी हो, सब्ट्रैक्ट करनी हो, नोट्स पे ही कर लेना यार, कुछ नया मत बनाना, यही फुल एंड फाइनल कर लेना, घर जाके न्यूमेरिकल करो। आपको थ्योरी में बहुत समय नहीं लेना। आपने थियरी 15-20 मिनट पे चैप्टर की पढ़ ली। कोई कहता है चैप्टर पढ़ना, न्यूमेरिकल कैसे करें? आप इतने दिनों से थियरी पढ़ रहे हो, मैं पूछ रहा हूं, आप बता रहे हो, वार्तालाप चल रहा है। आपने एक बार थियरी और पढ़ ली, हर थियरी को आपने 2-2, 3-3 मिनट दिया, फिगर देखा, रिजल्ट देखा, रिजल्ट में कौन सी चीज क्या है वो देखी, फिर आगे आगे बढ़ते गए, एक बार 15-20 मिनट पे पढ़ लिया। उसके बाद आप शुरुआत कहां से कर सकते हो? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल लगाना शुरू करें। कुछ स्टार्टिंग के 8-10 तो डायरेक्ट ही होते हैं। आपने बुक भी रख ली, सॉल्यूशन बुक, अगर कहीं दिक्कत हो फट 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 किया। वो बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन जब 15-20 आप कर ले तो उसमें 3-4 अच्छे क्वेश्चन देता है एनसीईआरटी। एग्जाम्पल मत करना, एग्जाम्पल का लेवल अच्छा है। मतलब मैं तो करवा रहा हूं सारे, लेकिन फिर भी आपको अगर शुरुआत करनी है किसी, तो उसने थियरी पढ़ी, एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज करा, उसके बाद वो रेडी हो जाता है ऑब्जेक्टिव्स करने के लिए, फिर यू लाइक के ऑब्जेक्टिव्स कर ले। फिर तो आप उतना कर लिया तो फिर तो आप कोई भी क्वेश्चन समझने लायक सिचुएशन में आ जाते। ये जो लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं कि उनके मन में ये ख्याल आ रहा है सर न्यूमेरिकल कैसे करें, हमें तो थियरी आती है, न्यूमेरिकल नहीं होते। एक सिंपल क्वेश्चन है फिजिक्स वाले स्टूडेंट। लेकिन भाई थियरी पढ़ने के बाद बेसिक न्यूमेरिकल में एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज लगाए, थोड़े थोड़े लगाए, वहां पे हमेशा 20 में से 4-5 न्यूमेरिकल सॉलिड होते, वो तुम फंस जाओगे वहां पे। फिर तुमने देखा, मुझसे पूछा, कुछ किया, बात चली, उसके बाद आप यूलाइक के ऑब्जेक्टिव्स मिनिमम है, करने ही पड़ेंगे, दिमाग वहां से चलना शुरू हो जाता। कॉन्फिडेंस धीरे बढ़ेगा, प्रोसेस लंबा है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन थियरी में 15-20 मिनट, आधे घंटे से ज्यादा नहीं देना न्यूमेरिकल करने के लिए। डेरिवेशन की जरूरत नहीं होती न्यूमेरिकल करने के कि आप डेरिवेशंस पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ थियरी पढ़नी है। टॉपिक क्या कह रहा है, उसकी हेडिंग, उसका फॉर्मूला, उसकी फिगर, बात खत्म। ये मैं उनको कह रहा हूं जो न्यूमेरिकल लगाते ही नहीं है। जो लगाते हैं उनको पता है यही तरीका है, और कोई और रॉकेट साइंस है नहीं। आइए, ये रब कर रहा हूं। अब ई पे आ जाइए आप। इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट वी नॉट बाई डी है। ये तब है जब आपकी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, नॉट मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक नहीं। अब डाइलेक्ट्रिक डाली तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? वी बाई डी। क्या हो गया? अब वी क्या है? वी आपने अभी भी निकाला वी नॉट बाई के। क्या निकाला है? वी इज वी नॉट बाई के। अब वी नॉट बाई डी ई नॉट होगा। क्या होगा? यहां से देखिए, ई नॉट, वी नॉट बाई डी इज ई नॉट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कितना चेंज आया? के टाइम्स डिवाइड हो गई, कम हो गई। मतलब आपने डाइलेक्ट्रिक डाला, बैटरी डिस्कनेक्ट करी, पोटेंशियल भी के टाइम्स कम हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स कम हुआ, होना था, क्योंकि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोपोर्शनली फील हो रहे हैं, दोनों ही प्रोपोर्शनल नेचर के। तो दोनों पे इफेक्ट आ गया बैटरी डिस्कनेक्ट करके। दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। किसी को कुछ लिखना है लिख सकता है, अगर उसको ये लाइन समझ में आ रही है तो मत लिखे, फिर कुछ मत लिखे, बस वहां पे ओके रख दो। लेकिन जो भी यहां पे जीरो, नॉट, जो भी बोल रहे हो, ये आपका विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, एयर में, एयर और वैक्यूम में बात कर रहा है, एयर और वैक्यूम में बात कर रहा है। बड़े, ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब आप कमाल देखो कि इस टॉपिक के अंदर कुछ छोड़ नहीं रहा, चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी, सब कुछ कवर अप करे।
ये एक तरीके का क्वेश्चन ही है जो आप देख रहे हो, जो हम लोगों ने इस पे डाल दिया। अब एनर्जी पे बात करते हो आप, तो एनर्जी पे अगर आप देखते हो तो इनिशियली एनर्जी होगी हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। मैं इनिशियल पहले लिख देता हूं, इन्होंने बाद में लिखा। अब जो फाइनल एनर्जी होगी वो होगी हाफ सी वी स्क्वायर। सी कितना है, के सी नॉट कितना है, के टाइम्स। वी कितना है, वी नॉट बाई के। डायलेक्ट्रिक डालने के बाद, बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद, हाफ के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ये हो गया 1/k हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। तो एनर्जी हो गई आपकी यू नॉट बाई के, क्या हो गई, यानी कि एनर्जी के टाइम्स कम हो गई, के टाइम्स। यानी कि डायलेक्ट्रिक डालने पे कैपेसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन बैटरी हटाने से कुछ चीजों पे इफेक्ट पड़ गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम डिवाइड हो गई, पोटेंशियल के टाइम डिवाइड हो गई, एनर्जी के टाइम्स डिवाइड हो गई। जो एनर्जी है वो कम हो गई क्योंकि बैटरी हटा दिया, बैटरी मेंटेन करता है ना। अब बैटरी हटा दी तो सारी चीजें के टाइम्स कम हो जा रही है। तो अगला केस जो पढ़ोगे अभी आप, जस्ट सेकेंड, अब बैटरी को क्या रखोगे, कनेक्ट। किसी को कुछ लिखना है, ऊपर ही समझ आ गया तो ओके, ऊपर ही समझ आ गया तो ओके। हाँ भाई, क्या ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, सोच रहा है कुछ कह रहा, कैपेसिटर से बात कर रहा है क्या। मैथ्स का पेपर नहीं हुआ आपका, कब हो, 7 को है। कितने चैप्टर है, थर्ड फोर्थ है। नहीं, वो असाइनमेंट पूरा करना पड़ेगा, असाइनमेंट पूरा करोगे तभी जाएगा। हाँ, तो उसी टाइम भेज दिया था जिस टाइम आपने बोला, आपने उसी टाइम तो भेज दिया था जिस टाइम आपने मैसेज डाला। हाँ, कुछ भी डाल दो यार अभी। अभी तो यू आर, आप उसको देख रहे हो, ऐप में कुछ गड़बड़ होगी तो आप मुझे अपने आप ही बता दोगे। डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है ना, फोटो क्लिक नहीं हो रही, स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पा रहे। स्क्रीनशॉट लेने दें। वो तो कह रहे फिर सबको मिल जाएगा ना, ऐसा कह रहे हैं। वही मैं सोच रहा हूँ क्यों कर रहे हैं, मैं भी यही कह रहा था बाकी लोगों से। मानते नहीं है कुछ लोग, जो ऐप चला रहे हैं ना वो मेरी भी नहीं मानते। ये मैं भी करने वही कर दूंगा, डाउनलोड का ऑप्शन दो या तो उसे स्क्रीनशॉट तो लेने दो। चलिए बढ़िए, डाल दो, वही बढ़िया है क्या, बड़े से ऐसा नो यार बाबा, एकदम ठंडी कर रही है क्लास आज आपने। ओले पड़े हैं आज, पता है आपको, खतरनाक, 4 बजे धक 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 बाहर आवाज लगा सर पे, कहाँ घूम रहा था भाई। मतलब मैं शौक ऐसे, उस टाइम 11th की क्लास जैसे तुम्हारी चलती थी, पढ़ 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 आवाज देखो गेट भाई साहब बोले, ठीक ठाक अमाउंट गिरा है, इतने तो थे ही शायद, पट पट है। फोटो खींची, फोटो, यार फोटो लेने का टाइम ही नहीं मिलता क्लास। चलिए, एनर्जी के टाइम डिवाइड आ गई, फोर्स पे आ जाइए। कह रहा है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स बदलती नहीं है, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। इसका रीजन आप इस तरह देख सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक का जो चार्ज होता है, फोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये कह रहा है डाइलेक्ट्रिक जो डालते हो उसका चार्ज का प्लेट पे कोई, ये प्लेट इस पे फोर्स लगा रही है, ये प्लेट इस पे फोर्स लगा रही है। वो कह रहा है जो फोर्स लग रहा है, जितना पहले लग रहा है उतना ही बाद में लगेगा। डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं कर पाएगा उसमें, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग है, उसका इंफ्लुएंस प्लेट्स में कुछ नहीं रहा। तो इसको प्रूव तो नहीं करा, इसको सीधा लिखा है कि एफ किसके बराबर होगा, एफ नॉट। तो ये आपके सारे फैक्टर्स डिस्कस हो गए। अब नोट्स बंद कर लीजिए।
ठीक है, नोट बंद कर लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए। नोट्स बंद मतलब बंद होने चाहिए भाई। आइए, सेम सिस्टम है, क्यू नॉट इसके ऊपर चार्ज है, कैपेसिटेंस सी नॉट है, हवा में पोटेंशियल वी नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, एनर्जी यू नॉट। अब बैटरी आपने कनेक्ट रखी है, कनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है। अब आपको न्यू क्यू, न्यू सी, न्यू वी, न्यू ई और न्यू यू बताना है। बस आपको मैं एक हिंट दे रहा हूं कि जब आप बैटरी कनेक्ट रखते हो तो उस केस में आपका पोटेंशियल सेम रहता है। क्या सेम रहता है? बैटरी पोटेंशियल को मेंटेन करता है कैपेसिटर के अक्रॉस डाइलेक्ट्रिक डाल के। तो यहां पे सबसे बड़ा गिवन डाटा यही है, वी नॉट के बराबर रहे। वहां पे दो पहले केस में चार्ज कंजर्व्ड होता है, क्या होता है? क्यू नॉट, लेकिन बैटरी हट जाती है लेकिन चार्ज कंजर्व करता है। लेकिन यहां बैटरी लगने की वजह से पोटेंशियल गिरेगा नहीं, पोटेंशियल बैटरी हमेशा क्या करेगी? मेंटेन करेगी, बैटरी अपना काम करेगी। इस आइडिया को रखते हुए सबको डिराइव करना है क्यू सी ई यू। आपके पास 2 मिनट है। चॉकलेट क्वेश्चन। और नोट्स आप नहीं खोल सकते, याद रखना। नोट्स खोल के मामला नहीं बनेगा। अगर फॉर्मूले आपको चाहिए तो क्यू सीवी का फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता है, एनर्जी हाफ सीवी स्क्वायर होता है। मतलब कुछ फॉर्मूले आपको चाहिए तो ये फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। 1 मिनट 40 सेकेंड बचे। विद डिराइव करके आपको बताना है कौन सी चीज में कितना चेंज आएगा। वापस भी दीजिए। दे दो। एक पार्ट ही हुआ है, 5 पार्ट है। बार्गेनिंग इतनी बड़ी चल। चल, आइए देखिए। देखिए, ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। तो पहली बात जरूरी है कि V जो है वो V नॉट के बराबर है। बैटरी पोटेंशियल मेंटेन करेगी, बैटरी पोटेंशियल को गिरने नहीं देगी। दैट इज द लॉजिक। डायलेक्ट्रिक डाला है, डायलेक्ट्रिक डालने का मतलब है कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ेगा। कैपेसिटर कितने टाइम बढ़ेगा? बैटरी कनेक्टेड हो डिसकनेक्टेड हो, डायलेक्ट्रिक डालने का बाद डायलेक्ट्रिक डालने का मतलब कैपेसिटी बढ़नी। कैपेसिटर अपना, डायलेक्ट्रिक अपना काम हमेशा करेगा कैपेसिटी बढ़ाने का। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं बढ़ाएगा, बैटरी कनेक्टेड बढ़ाएगा।
अब आती है आपकी बात क्यू। क्यू होता है आपका सीवी। सी है के सी नॉट और वी है वी नॉट। और सी नॉट इंटू वी नॉट क्या होगा, के क्यू नॉट। यानी जैसे ही आपने डायलेक्ट्रिक डाला, बैटरी कनेक्ट है, चार्ज बढ़ जाएंगे, चार्ज चार्ज बढ़ जाएंगे। प्लेट्स के ऊपर चार्ज पहले क्यू थे और क्यू नॉट थे, अब के क्यू नॉट हो जाएंगे, चार्ज बढ़ जाएगा। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इज वी बाई डी। वी इज योर वी नॉट, डी इज डी। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि वी वी नॉट ही रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम। बैटरी कनेक्ट करते ही बैटरी पोटेंशियल को मेंटेन कर रहा है और बैटरी इन अ वे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेंटेन कर रहा है प्लेट्स के बीच में। फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट इज यू। एनर्जी इज हाफ सी वी स्क्वायर। सी इज के सी नॉट, पोटेंशियल इज वी नॉट। तो एनर्जी आपका यू नॉट टाइम्स बढ़ जाएगा। कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, यू नॉट टाइम्स। लिख लीजिए, नोट्स खोल लीजिए। इनिशियल के रिस्पेक्ट पे बतानी है ना, कौन है इनिशियल के रिस्पेक्ट पे बताए। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया तो वहां से आपको वो पॉइंट पकड़ लेना चाहिए था कि जो भी आएगा इनिशियल के रिस्पेक्ट में आएगा। अभी आपको लंबा समय हो गया फिजिक्स को पढ़ते 11 इनिशियल के रिस्पेक्ट पे लिखा करो जो भी लिखना। नहीं तो अब वो सही, मतलब सही होते हुए भी वो टीचर चेक नहीं करेगा बोर्ड्स में क्योंकि आपने लॉजिक दिया नहीं उस। हाँ देखो, चार्ज आपने के टाइम्स बढ़ा लिया, लेकिन नहीं यार, कैपेसिटी नहीं बढ़ाई ना आपने। सी पे तो कुछ बात ही नहीं करी आपने। के अचानक से लेके आ गया आपने, के सी। तो ये सी कहां से आ गया फिर। सी बाय सी नॉट को के डाल दिया। ओ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अलग सोच रहे हैं आप। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम है। सही है ना आंसर आपका। लेकिन आंसर सही है। ये फिर भी ठीक है। नहीं है, ये उससे बेटर है क्योंकि उसने वैल्यूज बहुत ज्यादा डाल दी, वी की डाल दी, सब कुछ डाल दी। बहुत बुरा गलत है ये तो। बड़े आगे। ठीक है, इसके नीचे इसके बारे में लिखा हुआ है, देख लेंगे। अगर कुछ लिखना है तो लिख लो, नहीं तो मिटाना पड़ेगा। एक बार ऐसे ही देख लो पहले। देखिए, पोटेंशियल जो है वो वी नॉट होगा, कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाएगी, चार्ज के टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन रहेगा, एनर्जी मेंटेन रहेगी। एनर्जी क्या रहेगी, मेंटेन। फोर्स के बारे में बात कर रहा है, अभी देखते हैं वो, पहले इसे देख लीजिए। यहां पे कुछ लिखना है लिख लीजिए, इसी के बारे में मैंने ऊपर डिराइव करके दिखाया है। किसी को लिखना है तो वो लिख सकता है, कोई लिखना चाहे वहीं पे वही चीज है। स्कूल में कैपेसिटर हो गया आप लोग का। ये तो खैर इंसर्शन वाला टॉपिक कोई टॉपिक का पार्ट नहीं है, ये तो न्यूमेरिकली करवा रहा हूं मैं। ये शायद ही कराएंगे। न्यूमेरिकल नहीं शुरू हुए अभी, अब होंगे। अब न्यूमेरिकल वाला टाइम थोड़ा जान लगा के करना। कहाँ। अच्छा। स्कैनिंग में बहुत मेजर इशू चल रहा है 12th के एग्जाम। सारा रिजल्ट रुक चुका है, रिजल्ट अब सीयूटी के बाद आएगा। सीयूटी 11 तारीख से है। 11 15 15 तारीख तक ही रिजल्ट आएगा, 15 के बाद। काफी तगड़ा स्कैनिंग इश्यूज चल रहा है अभी 12th का। तुम्हारे टाइम तक तो चीजें सही हो जाएगी, लेकिन इस बार लूप होल बहुत सारे हो गए। सारा चेकिंग स्कैनर से कराया, अब स्कैन ही नहीं हुई। मान लो इसकी कॉपी है बच्चे की, वो स्कैन हुई है, वो स्कैन होके आई नहीं जो स्कूल में जानी थी। अब उसने स्कैन करने वाले ने स्कैन करा, इसकी कॉपी का बंडल बनाया, साइड पे रख दिया, अब कहाँ रख दिया पता ही नहीं है।
वो बात सही है, वो मार्क्स वार्क्स की बात अलग है। स्कैन जिसकी कॉपी सही नहीं हुई और कॉपी मिस हो गई या कॉपी नहीं मिली, क्योंकि कॉपी तो किसी और जगह पे स्कैन होके आई है, अब वो बंडल पे बंडल रख दिए गए, स्कैन हो गए, लॉजिक समझो, इतने सारे तुम्हारी कॉपी है, स्कैन हो गई, अब स्कैन हो गए, बंडल को पैक करके वापस रख दिए, अब वहां बंदा जाएगा, पूरे बंडल्स खुलेंगे, वो कॉपी ढूंढी जाएगी और वापस स्कैन करके भी, तो दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। अब उस वजह से पूरा रिजल्ट ले ले चलेगा। पहले तो बोल दिया पेपर चेक हो जाएगा, अभी फंस गए स्कैन कॉपी पे। पंगा डाल, कुछ नया है ना, हाथ से करे ना करे, लेकिन न्यू सिस्टम का इंप्लीमेंट होने में टाइम लग रहा है। दोनों तरीके से करनी चाहिए थी कॉपी चेक, कॉपी भी देते स्कैन भी कराते, तो इट मींस वो दोनों कंपेयर होता और पता लगता गलती क्या है। स्कैन सही नहीं है, एरर्स पहले ही पता लगते। और प्रॉब्लम वो जिसने भी आपको इन्फो दी बिल्कुल सही है, स्कैनर इश्यूज बहुत लंबा चल रहे, हर हर सेंटर पे स्कैनर इश्यूज। को टीचरों से बात हुई तो एवरीवन वाज, अभी क्या हो गया, मैं स्कैन कर रहा हूं, स्कैनिंग कॉपी मैं मांग रहा हूं, मेरे सेंटर पे पेपर एक स्कैन कॉपी आई, इसकी आ गई और वो सही नहीं आई। अब मैं सीबीएसई को मेल कर रहा हूं, वो कॉपी भेजो, वो दोबारा वही कॉपी भेज रहे हैं, वही जो पहले भेज रहे, फिर तीसरी बार मेल करी, दोबारा वही आ रही। क्यों, रीजन क्या है कि वो बड़ा प्रोसेस है, अब उसे वहां फॉलो अप करना पड़ेगा, तो पूरा वो लूप होल डेवलप हो चुका है। अब मार्किंग में, मार्किंग किस तरह करेंगे, अगर कॉपी खोई तो मार्किंग किस तरह होगी, वो तो वही बता सकते हैं फिर। लाइक तुम्हारे टाइम तक सारी चीजें सॉर्टेड हो जाएगी, इस साल वाले बच्चे सफर करेंगे वैसे, मतलब उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होगी, क्योंकि उनमें से किसी के भी मेजर मार्क्स आ रहे हैं या पेपर अच्छा गया और रिजल्ट गया, तो वो सफर करा, मतलब उसका कहीं ना कहीं तो कुछ इश्यू हो। लेट हो गया कॉलेज का, कॉलेज कैसा, अब तो एग्जाम होने वाले हैं, नीट का तो हो ही नहीं, 3 को नहीं नहीं, रिजल्ट डिले नहीं, रिजल्ट तो मई में ही आता है, रिजल्ट टाइमिंग थोड़ी चेंज हुई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक सारी चीजें सेटल्ड हो जाती है, इस बार सेटल नहीं हुई, रिजल्ट डिले वेले नहीं है, रिजल्ट एक्सपेक्टेड था जल्दी आएगा, उस हिसाब से डिले लग रहा है। जैसे 10th का आ गया तो रिजल्ट ये था एक आध हफ्ते बाद 12th का आ जाएगा, 2 हफ्ते बाद आ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका रिजल्ट पे कुछ भी इशू नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम जो चल रही है वो यही चल रही है 12th के साथ अभी अभी। और वो जो आप मार्किंग मार्किंग कह रहे हो, वो तो एक अलग फैक्टर चल रहा है। अब क्या है, पहले क्या होता था, मान लो 23 नंबर आ गए किसी के किसी सब्जेक्ट में 70 में से, तो 23 वो कभी भी नहीं है, वो 20 21 है या 22 है। तो पहले क्या होता था, टीचर एक को सी खुद बना के आपको 1 नंबर देता था, इतने अच्छे होते हैं टीचर। अब वो देखो 1 2 नंबर, अब क्या है, स्कैनिंग ऑप्शन ही नहीं है, आप नंबर बढ़ा ही नहीं सकते। अब 21 वाला 21 पर अटका पड़ा है, अब सिर्फ ये मेजर होल होगा, यानी कि रिजल्ट 100% ड्रॉप होगा इस साल। अब जब रिजल्ट आओगे तो 12th के रिजल्ट पे तो हल्ला होगा, क्योंकि रिजल्ट ड्रास्टिकली ड्रॉप होगा, क्योंकि अभी 21 वालों को पास करते थे, बोर्ड्स करता था, हर हर जगह इंस्ट्रक्शन थी भाई, 21 21 आए, एक आध 1.5 नंबर बढ़ाओ, खत्म करो। 1 नंबर से आपने फेल होते हुए नहीं देखा होगा किसी को 12th में, बहुत एक्सेप्शनल कोई, नहीं तो 23 पे देखा होगा आपने, 23 पे पास हुआ। अब वो बड़ा गड़बड़ हो गया कि अब वो टीचर नंबर ही नहीं बढ़ा सकता, तो वहां पे मेरे हिसाब से तो ग्रेड दे देनी चाहिए कि भैया 22 आए थे, 23 कर दिया, बात खत्म, बोल के कर दो 23, लेकिन अब वो 1 नंबर के लिए वो पूरा पेपर दोबारा देगा, वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वो पूरे 2 महीने बैठ रहा है। तो स्कैनिंग में ये इशू है, याद रखना, अगले साल जो आप लोग स्कैनिंग का पार्ट बनोगे, और अब तो वो एरर्स को लूप होल्स हट जाएंगे, तुम्हारे टाइम तक तो गलतियां सुधर चुकी होंगी, ऐसा कुछ नहीं। आइए, सारे लोग इधर देख लीजिए। when two capacitor charged to different potential, आपने 2 कैपेसिटर लिए C1 और C2, तो चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मान लीजिए, इधर देखेंगे सारे प्लीज, मान लीजिए एक पे C1 कैपेसिटेंस है, एक पे C2, एक पे चार्ज Q1 है, एक पे Q2, पोटेंशियल V1 और V2, और आपने किसी वायर से इसे कनेक्ट कर, तो चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल।
कब तक फ्लो करेगा? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इस पे न्यूमेरिकल हमने कर लिया वैसे इनडायरेक्टली। अब ये फिगर बना, उसको ही बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो when two capacitor charged to different potentials are connected in parallel by a metallic wire, charge flows from a capacitor at higher potential to the capacitor at lower potential. This flow of charge continues till the potential of both the capacitor becomes equal. The equal potential is known as common potential. अब चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे कि कनेक्ट करने से पहले जो चार्ज है वो होगा C1V1 प्लस C2V2। क्या होगा? C1V1 प्लस, एक पे C1V1 होगा, दूसरे पे C2V2। जब आप कनेक्ट कर दोगे तो दोनों में पोटेंशियल सेम हो जाएगी, C1V प्लस C2V, क्योंकि दोनों में कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। दोनों में क्या आ जाएगा? तो C1 प्लस C2V। चार्ज कंजर्वेशन ये कहता है जितना चार्ज पहले उतना चार्ज क्या होगा बाद में। तो दैट इज योर कॉमन पोटेंशियल। तो आपका फॉर्मूला कॉमन पोटेंशियल के लिए ये आएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो एक कॉमन पोटेंशियल का एक फॉर्मूला है जो कि आपने पढ़ा है, मतलब इनडायरेक्टली नहीं भी पढ़ोगे तो भी करना तो ऐसे ही पड़ेगा। अब जब चार्ज शेयर होता है, चार्ज क्या होता है? जब आपका चार्ज फ्लो करना शुरू करा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वो एनर्जी लॉस निकालेंगे। पहले देखिए, पहले एनर्जी थी हाफ C1V1 स्क्वायर, इस पे V1 पोटेंशियल था, C1 का, इस पे C2 पोटेंशियल कैपेसिटेंस था, V2 पोटेंशियल, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2। इस पे एनर्जी हुई हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, क्योंकि कनेक्ट करने के बाद दोनों में पोटेंशियल क्या हो गया? V। अब ये V कॉमन ले लिया। अब कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ऊपर डिराइव हुआ C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 यहां पे पुट कर लेंगे। यहां पे पुट कर दिया। पुट करा तो C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। नीचे पावर 2 है, ऊपर पावर 1 है, तो एक पावर बच जाएगी। ये आ गई फाइनल एनर्जी। क्या आ गई? एंड इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी से ज्यादा है। दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। इनिशियल ज्यादा है क्योंकि लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो दोनों एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अब सब्ट्रैक्ट करा है, यहां पे ध्यान से सुन लीजिए। अब आपने यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट में आप एलसीएम लोगे, 2 इंटू C1 प्लस C2। अब जिसके पास यहां पे C1V1 आ गया, C2V2 स्क्वायर, C1V1 प्लस C2V2 स्क्वायर, ये वाली बात मैं आपको अब यहां पे देखेंगे आपकी C1 प्लस C2 एलसीएम लिया है, तो C1 प्लस C2 इसके पास तो है, इसके पास चले जाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर पे कुछ नहीं है, 1 है। सही, यस और नो? भाई हाफ तो कॉमन ले लिया है। C1 प्लस C2, इस एलसीएम लेने का मतलब क्या होता है? जो जिसके पास नहीं दूसरे के पास आ जाएगा, इस तरह सोच लीजिए। तो C1 प्लस C2 यहां पे आ जाएगा। हाफ C1 प्लस C2 कॉमन ले लिया, ये हाफ C1 प्लस C2। ठीक है, C1 प्लस C2 कॉमन ले लेंगे तो यहां आएगा। यहां पे स्टेप आपको समझ नहीं आएंगे, लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये इसके बाद मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। यहां इस स्टेप के बाद समझ में नहीं आएगा, यहां पे लिखते हैं। चले देखिए, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी थी, माइनस फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी क्या है? हाफ C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, यही है। अब आराम से देख लीजिए, हाफ आपने कॉमन लिया, बचा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। पहले ध्यान से देखेंगे, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C। अब एलसीएम लेंगे, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर अपॉन, और ब्रैकेट पे C1 प्लस C, माइनस ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, ये आ गया C1 प्लस C। मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले इस C1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर इस C1 को इससे मल्टीप्लाई करिए, C1 C2 V2 स्क्वायर। ब्रैकेट कैसे खोलते हो? दिस इंटू दिस ब्रैकेट, दिस इंटू दिस, प्लस C2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। फिर आप जिसको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है, फिर इसको इससे करिए और इसको इससे करिए, तो ऐसे जाएगी। और पहले आपने इसको इससे किया और इसको, तो ये आ गया। यहां पे a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ठीक है, यहां माइनस है तो सारे के सारे प्लस वाले साइज किस पे कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस पे। ठीक है, C1 + C2। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, बताइए क्या कैंसिल हो रहा है। C1 V1 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, अब C1 C2 ये डबल हो जाएगा। टू C1 नहीं, डबल नहीं हो रहा, सॉरी। ये C2 C1 V, हाँ C1 C2 कॉमन हो सकता है। ठीक है, ठीक। अब यहां पे देखिए, C1 C2, इसके पास भी C1 C2 है, इसके पास भी C1 C2 है, इसके पास भी C1 C2 है, शायद है ना। ठीक, अगर इसके पास C1 C2 है तो C1 C2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपका V2 स्क्वायर +V1 स्क्वायर -2V1 V2 बचेगा। से यस और नो। ठीक है, A² + B² -2AB की आइडेंटिटी लगा लीजिए। A - B का होल स्क्वायर, A - B का होल स्क्वायर अपॉन C1 + C। बोर्ड्स में डेरिवेशन लीस्ट एक्सपेक्टेड है, डरना मत, न्यूमेरिकल आएंगे इस पे। लेकिन ये डेरिवेशन इतना कुछ नहीं है, A + B के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगे। मैं उधर से समझा नहीं पाता इसलिए लिख के दिखा रहा हूं। आंसर देखना, नीचे यही आ रहा है। तो ये आंसर आ गया आपका, ये एनर्जी लॉस निकाला है। क्या निकाला है, लॉस। किसी को कुछ लिखना है वहीं पे कुछ करना है कर लो, मैं इसे ऊपर करूंगा तो मिट जाएगा। किसी को कुछ लिखना है। हाँ हाँ, बस ही कुछ है। उसमें भी ऐसे ही लगे रहते थे, कुछ कुछ आंसर आता। जब मैथ्स लग रही होती है और कोई मैथ स्टूडेंट होता है ना, जैसे मैं हूं, मैं अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे मैथ्स पसंद है, फिजिक्स बहुत पसंद है, लेकिन मैथ्स पसंद। लेकिन करते लेकिन करते हुए मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा, करता रहूंगा, मुझे पता आंसर तो आ ही जाएगा। आइडेंटिटीज यहाँ पे सब कुछ लगाते जाओ लगाते जाओ, आंसर तो आना है। मुझे आंसर इसका याद भी नहीं है।
आप प्लस माइनस कर रहे हो, आइडेंटिटी पे आइडेंटिटी लगाए जा रहे हो। हाँ, नहीं प्रैप वाला तो नहीं कर पाएगा, सेवेंथ नाइन्थ क्लास का बच्चा कर लेगा, नाइन्थ पे, क्योंकि वो आइडेंटिटी सीख लेता। 100% नाइन्थ वाला बच्चा कर ले, किसी दिन बुलाता हूँ नाइन्थ वाले को। क्या भाई, अभी ऐप स्टोर पे तो आ जाए पहले, अगली क्लास आधे चेक हुआ। क्या क्वेश्चन है? क्यों नहीं आएंगे यार, हर उम्मीद से 100 क्या है वो तो। देखिए सारे, एक मिनट, एक, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यहाँ पे कौन बंदा न्यूमेरिकल ज्यादा कर रहा है। समझ 80% जनता को आ रहा है, यहाँ पे टॉपिक समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, नंबर तो। लेकिन एक वही वाली बात है, एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस वाले को आएंगे जो घर पे भी न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा कर रहा है, 15 20 25 30 40 मैंने करा दिए, उसके ऊपर 40 आपने कर लिए। अब ये कोई छूमंतर वाला टॉपिक नहीं है, अभी 12th में आप आ गए, फिजिक्स सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये दो में मतलब ऐसा नहीं होगा कि उतने करने से 100 आ जाएंगे। अब अभी आप हो तो आप अभी बहुत न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हो, आप बहुत करोगे तो आएंगे। अभी आप शांत बैठे हो, रिलैक्स मूड पे चल रहे हो, तो नंबर ऐस कहने पे नहीं आएंगे। मैं तो जनरली कह रहा हूं यार, मैं जनरल, मैं तुझको लेके ही नहीं कह रहा, मैं तो किसी को भी कह रहा कि समझना अलग चीज है, लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिस तो करना आपको ही पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा लेवल की। किसी एक, वो पता नहीं यार, वो तो अभी रिजल्ट बताएगा। फिजिक्स का पेपर किसी को एक्सपेक्टेड नहीं है बाबा, कभी भी किसी को नहीं पता आएंगे या नहीं आएंगे। आ भी जाए वो तो सडनली आते हैं, 100 मार्क्स का तो किसी को पता ही नहीं होता इसके आएंगे। होमवर्क लिख लीजिए। मेक फॉर्मूला शीट ऑफ चैप्टर 1 and 2, कंप्लीट फॉर्मूले बनाने हैं, सब कुछ होना चाहिए उसके अंदर, और लर्न भी होना चाहिए। चैप्टर 3 के नोट्स आ जाएंगे आपके पास।